हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज से हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं आपके टर्म 1 के लिए। उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाइयों कि देखो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। अगर आपको इसके बेसिक्स आते हैं तो ईज़िली इसके एमसीक्यू कर सकते हो। थोड़े बहुत होते हैं डिफ़िकल्ट, वो हम कवर करेंगे, ठीक है। छोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे बस आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में कोई दिक्कत लग रही है तो भाई, जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है। अब इस साल आपको पता है आपके टर्म 1 के लिए कुछ सिलेबस कट चुका है ना, लेकिन मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है उसमें। तो आप उसमें जो वीडियो है आपकी भाइयों, आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 और 6 से 12 तक कर सकते हो, ठीक है। बाकी छोड़ देना। टोटल वैसे इसकी प्लेलिस्ट में 17 वीडियोज़ हैं, तो काफ़ी सिलेबस आपका डिलीट हो चुका है इस साल। तो आपको सिर्फ ये वीडियोस करनी है। अगर आपने ये कर ली तो आपका चैप्टर 90% तो डन ही है, ठीक है। आपको एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 10% बाकी दिक्कतें रह गई वो अब हम एमसीक्यू करा रहे हैं, वहाँ कवर हो जाएगी। लेकिन वो करना ज़रूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियोज़ में कराया वो सब आता है, ठीक है। जो इसमें नहीं कवर हो पाया वो मैं करा रहा हूँ, ये आपको करना ही पड़ेगा भाइयों, ठीक है। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू बताओ इस डिटर्मिनेंट की। तो पहले तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट तो कट गया, वरना मैं उससे इसको करता छोटा हो जाता, बट बिना उसके करेंगे, ठीक है। तो भैया इसको सीधा सीधा एक्सपैंड करेंगे, क्या आएगा देखो। फर्स्ट रो के लॉन्ग ही कर देता हूँ, पता ना, ये 1 ले लेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना भी नहीं आ रहा है तो भाइयों फिर तो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आपको बता ही दिया, प्लेलिस्ट फॉलो करो, पहले चैप्टर सीखो, फिर एमसीक्यूज़ देखो। अब सेकंड एलिमेंट नेगेटिव होता है, -1 है ना। फिर क्या करेंगे भाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये आ जाएगा 1 - 1 माइनस कॉस थीटा और +1, फिर दिस इंटू दिस, सही है। यानी ये अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 - 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। देखो, ये 1 और 1 तो कट गया, यहाँ पे ये 1 और 1 भी कट गया, ठीक है। इसको भी खोलूँगा तो 1 कट जाएगा जब ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा। तो सिंप्लीफाई करके बच क्या गया, यहाँ पे तो साइन थीटा रह गया। यहाँ पे ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा हो गया। इसको खोल लेते हैं भाई, इसको खोलोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, यही आएगा। तो ये भी कट गया भाई, क्या बच गया, ये बच गया भाइयों सिर्फ माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, सही है। तो यानी कि जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई भैया, वो आ गई -12 इंटू साइन 2 थीटा। अब यहाँ से आप बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इजीली। भैया आपको पता है जो साइन 2 थीटा है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में घूमती है, पता है ना भाई। साइन का एंगल कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है। 1 से ज़्यादा भी नहीं होती, -1 से कम भी नहीं होती। ये दोनों वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे रख के देख लूँ, साइन 2 थीटा की जगह अगर मैं -1 रखूँगा तो रिज़ल्ट हाफ आ जाएगा, है ना। और साइन 2 थीटा की जगह अगर +1 रखूँगा तो रिज़ल्ट -हाफ आ जाएगा। एक आ रहा है हाफ, एक आ रहा है -हाफ, यानी वैल्यू -हाफ से हाफ के बीच में घूम रही है, ठीक है ना। हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू -हाफ से हाफ के बीच में घूम रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, हाफ, ख़त्म, ठीक है। हो गया भाई क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमें फंक्शन गिवन है एक, ठीक है। एक ये फंक्शन गिवन है, हमें चेक करना है इसमें से कौन से वाला ऑप्शन ट्रू है। मतलब इसमें x की जगह a रखूँगा तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, b रखूँगा तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, या 0 रखूँगा या 1 रखूँगा, क्या रख के 0 आ रहा है, बेसिकली ये देखना है।
एक्स की जगह ए रखेंगे, बी रखेंगे, 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, क्या रख के 0 आ रहा है इसमें। अब इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको एक्सपैंड करके इसकी ज़ीरोज़ ही निकाल लूँ, इसको एक्सपैंड करूँ और एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है ना। इसको 0 के इक्वल रख के एक्सपैंड किया जाए और एक्स की वैल्यू निकाली जाए, अपने आप पता लग जाएगी, जो वैल्यू आएगी वही वाला सही है ना, क्योंकि वो 0 हो गई इस फंक्शन की। बड़ा वो लंबा चौड़ा तरीका है बहुत, ठीक है। तो छोटा तरीका लगा के देखते हैं। देखो आप देखो इसको ध्यान से, अगर इसको ऑब्ज़र्व करो, देखो ऑब्ज़र्व करने वाली बात है कि भैया अगर ए पे ये 0 आता होता ना तो बी पे भी 0 आ जाता, क्योंकि देखो ए और बी में ये सिमिलर सा ही बना हुआ है डिटर्मिनेंट। अगर ए पे 0 आ रहा होता तो बी पे भी 0 आ जाता, तो ये दोनों ही सही होते फिर, है ना। तो दोनों तो सही नहीं हो सकते भैया, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये दोनों तो गलत ही होंगे। मैं बस एक तुक्का बता रहा हूँ आपको जो मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ। अब ये दोनों में चेक करके देख सकते हैं, तो 0 डाल के चेक करना थोड़ा आसान होता है, तो पहले मैं सी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो मैंने फंक्शन में एक्स की जगह क्या किया जी, 0 पुट कर दिया। देखो उससे क्या आ जाएगा, सभी एक्स की जगह आप 0 रख दो, क्या बन गया ये 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0। तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सीधे सीधे दिख रहा है। ये कैसे दिख रहा है आपको एक काम की बात बता देता हूँ। देखो अगर आप इसको एज अ मैट्रिक्स देखो तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल इसका 0 है और ये जो एलिमेंट है एक दूसरे के नेगेटिव है, दिख रहे हैं आपको। ये जो 1-2 पोजीशन पे एलिमेंट है वो 2-1 वाले का नेगेटिव है ना। जो 1-3 पोजीशन पे एलिमेंट है वो 3-1 वाले का नेगेटिव है, और ये जो एलिमेंट है 2-3 पर ये 3-2 वाले का नेगेटिव है। यानी डायगोनल से ये जो हमारा डायगोनल है इसके ऊपर का ट्रायंगल और नीचे का ट्रायंगल एक दूसरे के नेगेटिव हैं, एक दूसरे के नेगेटिव है। तो जब भी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के नेगेटिव हों और डायगोनल 0 हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और एक काम की बात बता रहा हूँ, कभी भी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता हो ना आपको, वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और उसका ऑर्डर अगर ऑड हो, जैसे ये 3x3 की है, तो उसका डिटर्मिनेंट आंख बंद करके 0 लिख देना भाई, ठीक है। तो हमें पता लग गया 0 डाल के 0 आ रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, लिख लो अगर आपको नहीं पता, कि कभी भी ज़िंदगी में कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है और आपको पता है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, और उसका ऑर्डर ऑड है, यानी जैसे इसका 3x3 ऑर्डर है ना, तो थर्ड ऑर्डर है ये, है ना, इसको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो ऑड ऑर्डर है तो सीधा डिटर्मिनेंट 0 आएगा। 2x2 होती तो 0 नहीं आता, तो हमें सॉल्व करना पड़ता। वैसे वो भी मुझे पता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, बट हम उस डिटेलिंग में नहीं जाएंगे अभी। फ़िलहाल आप लिख लो, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ऑड ऑर्डर की तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, सीधा लिख सकते हो आप। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये ए मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है। भाई हमें पता है ना, ए इनवर्स निकालने का एक ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी भी लिखा हो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है, नहीं है, सॉरी 0 नहीं है। अगर 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा। तो 2 लैम्डा माइनस 3 0 2 5 1 1 3 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट आपको एक्सपैंड करना आता ही होगा, कर लो भाई। देखो क्या आ जाएगा, 2 6 माइनस 5 माइनस लैम्डा 0 माइनस 5 माइनस 3 0 माइनस 2, ठीक है। इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्या टाइप वीडियो लंबी करूँगा। आपको नहीं आता तो फिर से वही कहूँगा, बस चैप्टर सीख लो भाई, चैप्टर की प्लेलिस्ट से। तो कितना आ गया भाई, 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6, तो ये आ गया 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 8 लैम्डा। नॉट इक्वल्स टू का साइन चल रहा था ना, मैंने अपने आप ही इक्वल्स कर दिया उसको। तो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू माइनस 8/5। तो इनमें से तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज मार्क कर देते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल है भाई, आपको बस प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए। कह रहा है इसमें से कौन सी जो है भैया स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना।
तो ये तो करेक्ट ही लग रही है मेरे को। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, है ना। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए। तो यही लिखा है भैया, तो ये तो करेक्ट है ना। हमें इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है। ये भी करेक्ट है भैया, लिख लो अगर आपको नहीं पता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स और डिटर्मिनेंट ए होल इनवर्स एक ही बात है। बल्कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी तो यही है कि डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए होल पावर एन। ठीक है, किसी भी पावर के लिए एप्लीकेबल है ये। तो बी भी ठीक है भैया, बी भी करेक्ट है। ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ये भी करेक्ट है। ठीक है, नहीं पता तो भैया इसको भी याद कर लो, काम आएगा आगे, कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो ये तीनों करेक्ट है, ये है भैया इनकरेक्ट। ठीक है, ए प्लस बी होल इनवर्स बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स गलत बात है भैया। ए प्लस बी होल इनवर्स किसके इक्वल होता है ये किसी को नहीं पता। कहीं आप अपने मन से सोचो मैं ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स लिख दूँ, गलत बात है भैया, ये भी गलत है, सब गलत है। ये किसी को नहीं पता क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, गलत है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया ए की दो वैल्यूज़ हैं जिसके लिए इसका डिटर्मिनेंट 86 के इक्वल है, तो सम ऑफ दीज नंबर्स बताना है। मतलब ए की जो दो वैल्यूज़ आएंगी आपको उनका सम बताना है। ठीक है ना। तो आपको पहले तो ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी दोनों की दोनों, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, इसको एक्सपैंड कर लो, देखो क्या आएगा। ये आएगा 1 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4a माइनस 0। कैलकुलेशन देखते रहना भाई, मैं भी कई बार जल्दी जल्दी में गलत कर देता हूँ, कोशिश तो रहेगी ठीक ही करूँ भाई। इक्वल्स टू 86। तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a प्लस 40 इक्वल्स टू 86। तो 2a स्क्वायर प्लस 8a ये हो गया 44, 86 इधर आके माइनस हो गया तो 42 रह जाएगा, है ना। 2 कॉमन ले लेता हूँ तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिड टर्म स्प्लिट आप कर ही लोगे, है ना। a प्लस 7 a माइनस 3 हो जाएगा। तो a की दो वैल्यूज़ आ गई -7 एंड 3। इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा -4। आंसर इज सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस ये तीनों हैं उसका एरिया गिवन है 9 स्क्वायर यूनिट, तो k की वैल्यू निकालो। अब आपको डिटर्मिनेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला पता होगा भाई, ये होता है, पता है? नहीं पता तो लिख लो भाई, कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस दे रखी हैं तो इस फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। अब ये एरिया आपको 9 गिवन है। अब बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वो 9 लिख देते हैं। यहाँ पे 9 नहीं लिखना मेरे भाई, प्लस माइनस 9 लिखना है। ऐसा क्यों? कि भैया ऐसा है, देखो डिटर्मिनेंट में आपको पता होगा कि अगर आप इन दोनों रोज़ को ऊपर नीचे कर दोगे तो आपका आंसर बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या पता कौन सा कोऑर्डिनेट x1 y1 है और कौन सा x2 y2, कोई किधर भी रख देता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं। तो आंसर उस हिसाब से +9 भी आ सकता है, -9 भी आ सकता है। बट एरिया को हम क्या करते हैं, प्लस करके लिख देते हैं क्योंकि वो एरिया है। तो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट क्या आ रहा होगा वो किसी को नहीं पता, +9 के -9। तो हम दोनों लेके चलते हैं क्योंकि दोनों ही सही है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब आप कहोगे यहाँ तो एक ही आंसर दे रखा है। अरे भाई एक दे रखा है ना, तो ये जो दो आएंगे उनमें से एक होगा इनमें से कोई, तो पक्की बात है ए और सी तो नहीं हो सकते। पूछो क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन तो टिक नहीं कर सकता मैं। अगर आंसर 9 होता है के की वैल्यू तो -9 भी होती, ये दोनों ही सही होते फिर। तो ये दोनों ही गलत है, इनमें से कोई सही होगा, देख लेता हूँ कौन सा है। अभी देखो करते करते पता लगेगा। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा और कोऑर्डिनेट्स पुट किए इनकी जगह पर, ये वाले करो भाई। -301 301 0K1 इक्वल्स टू +-18। ठीक है, मैं इसको सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ क्योंकि 2 0 हैं। आपका जैसे दिल करे वैसे कर लेना। तो सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करूँगा भाई, तो ये एलिमेंट आएगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि इसकी पोजीशन 2 3 है। तो माइनस के और अंदर क्या आ जाएगा भाई, दिस माइनस दिस, यानी
-3 इक्वल्स टू +-18, ये आ गया 6k इक्वल्स टू +-18, के आ गया +-3। देखो दो वैल्यूज़ आ गई, वैसे दोनों ही सही हैं बट ऑप्शन में जो दे रखी है हम उसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 भी तो सही है ना, के की वैल्यू 3 तो है ही। -3 दे रखी होती तो वो टिक करते, दोनों दे रखी होती तो फंस जाते, ये तो गलत बात है। तो भैया हम कहते हैं दोनों सही हैं, वो देता कुछ ऐसा ऑप्शन कि जिसमें लिखा होता दोनों सही हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये लड्डू क्वेश्चन है, मैं करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बच्चे ने एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि भैया इसको इसके इक्वल रख के फटाफट क्वेश्चन कर देते हैं 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3। भाई गलत बात है, ये मैट्रिक्स थोड़ी है यार। अगर ये मैट्रिक्स होती यहाँ पे ऐसे डब्बा बना होता तो फिर ऐसे हो जाता, फिर तो आप कर देते कि 2x इक्वल्स टू 6, x आ जाता 3, पर लेकिन गड़बड़ हो जाती क्योंकि यहाँ से x आ रहा है 7, तो 7 लेके 3 लें, फिर तो गलत ही हो जाता क्वेश्चन। हम कहते हैं भैया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ से x कुछ और आ रहा है, यहाँ से कुछ और आ रहा है। ये डिटर्मिनेंट है, इसको वैसे करना ही नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर दोनों को इक्वल रखो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना। ये आ गया 2x² माइनस 40 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी 18 प्लस 14, ठीक है ना। तो ये आ गया 2x² इज इक्वल्स टू 72, x² इक्वल्स टू 36, x की वैल्यू आ गई ±6। हो गया, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये है, ये कह रहा है कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो तो है ही, तो आगे मैं क्यों पढ़ूँ, टाइम क्यों ख़राब करूँ पेपर में अपना। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है भाई, ऑर्डर इसका 3x3 है, नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर है, स्क्वायर है। बाकी सब भी चलो पढ़ लेते हैं, इसी बहाने कुछ सीखने को मिल जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में इसके अलावा सब ज़ीरो होता है। ये जो हमारा मेन डायगोनल है इसके अलावा सब ज़ीरो होता है, और ये दोनों तो 4 है। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता, इन दोनों 4 की जगह ज़ीरो होता, तब हम कह सकते थे डायगोनल मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में इस डायगोनल में 1 होता है तीनों जगह, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं, है ना। तो ये दोनों तो नहीं है। स्क्वायर तो है ही, पहले ही पता लग गया था, रो कॉलम इक्वल है। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, 3x3 की मैट्रिक्स। अब 3x3 की मैट्रिक्स में भैया 9 एलिमेंट्स होते हैं, सही बात है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 एलिमेंट्स होते हैं, और इन 9 पोजीशन पे मैं इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी पहली पोजीशन पे 2 भी लिख सकता हूँ, 0 भी। तो पहली पोजीशन पर लिखने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ये बिल्कुल परमुटेशन की तरह होगा, अरेंजमेंट्स की तरह, कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं उतनी पॉसिबल मैट्रिसेस होंगी। तो पहली जगह लिखने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो 2 या तो 0। सिमिलरली दूसरी जगह लिखने के लिए भी 2 ऑप्शन है, तीसरी जगह लिखने के लिए भी 2 ऑप्शन है, चौथी जगह लिखने के लिए भी 2 ऑप्शन है। तो मित्रों आपके पास 9 के 9 प्लेसेस पर लिखने के लिए 2 ऑप्शन है ना। तो ये कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 टाइम्स, जितने हमारे एलिमेंट्स हैं। तो 2⁻9 यानी 512, इतनी पॉसिबल अरेंजमेंट है, यानी इतनी पॉसिबल मैट्रिसेस बनेगी। सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, देख के खतरनाक लगता है कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको a माइनस बी फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है भाई, a माइनस बी। तो आप देखो जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करोगे तो 1/π तो दोनों में ही है बाहर, ये कॉमन ले लेता हूँ, 1/π बाहर कॉमन ले लिया, और फिर इनको माइनस कर दिया, है ना। तो दिस माइनस दिस करूँगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस का साइन है तो प्लस लग जाएगा, यानी साइन इनवर्स πx प्लस कॉस इनवर्स πx, ठीक है। फिर दिस माइनस दिस करूँगा, 0 आ जाएगा, सेम है ना, माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। फिर दिस माइनस दिस करूँगा, फिर सेम है, माइनस करूँगा 0 आ जाएगा। फिर दिस माइनस दिस करूँगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स πx प्लस टैन इनवर्स πx। अब मित्रों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा साइन इनवर्स k प्लस कॉस इनवर्स k जो है वो π/2 होता है। ऐसे ही टैन इनवर्स k प्लस कॉट इनवर्स k, ये भी π/2 होता है, ठीक है।
तो इन दोनों को हम π/2 लिख देंगे, बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/π, ये हो गया π/2, 0 0 π/2। ठीक है, आपको π/2 इसमें से कॉमन आता दिख रहा है, ले लो। तो 1/π तो पहले से बाहर था, π/2 भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1 0 0 1। तो ये पाई और पाई तो कट गए, है कि नहीं, क्या रह गया ये 1/2, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, है ना, आइडेंटिटी है। तो हाफ आई आ गया, डी आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 × m है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3 × n है, m और n इक्वल है, और हमें बताना है 5a माइनस 2b जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 5a माइनस 2b का ऑर्डर बताना है। भाई a का ऑर्डर पता है अपने को 3 × m, 3 × m। b का ऑर्डर भी पता है 3 × n। अब भाई एक बात बताओ, 5 से जब a को मल्टीप्लाई करूँगा ऑर्डर पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ऑर्डर तो यही रहेगा। 2 से b को मल्टीप्लाई करूँगा ऑर्डर तो यही रहेगा। अब जब आप दो मैट्रिक्स को माइनस करते हो तो ऑर्डर बदल थोड़ी जाता है, जो रिज़ल्ट आता है वो भी ऑर्डर सेम आता है। पहली बात तो ये दोनों माइनस तभी हो पाएंगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा। वो सेम है क्यों? क्योंकि देखो रो तो इक्वल है ही, कॉलम भी इक्वल है, क्योंकि m और n क्वेश्चन में बोला हुआ है इक्वल है। तो जब आप माइनस करोगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, जो भाइयों आपका रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद, उसका भी ऑर्डर वही रहेगा जो इनका ऑर्डर है। चाहे आप 3 × m कह लो, चाहे 3 × n, एक ही बात है, क्योंकि m और n इक्वल है। तो 3 × m भी कह सकते हो, 3 × n भी कह सकते हो, इनमें से जो दे रखा है टिक कर दो, डी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई क्या कह रहा है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। ए आई जे को डिफाइन किया हुआ है इसने ऐसे, ए स्क्वायर निकालना है अपने को। देखो ए का ऑर्डर है 2 × 2, तो अगर मैं उसके एलिमेंट्स की पोजीशनिंग करूं, ऐसे लिख दूं, तो फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन होगी 1 1, सेकंड की 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ऐसा ही होगा ना, 4 एलिमेंट्स होंगे। अब हमें ये सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि भैया अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो एलिमेंट आप 1 लिखो, अगर आई और जे इक्वल है तो एलिमेंट को 0 लिखो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है आई और जे इक्वल है, आई और जे इक्वल है तो आपको 0 लिखना है, तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। ठीक है, तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे आ गया 0। अब इसकी वैल्यू लिखनी है, आपको दिख रहा है आई और जे इक्वल नहीं है, तो जब आई और जे इक्वल नहीं है तो हमें 1 लिखना है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ऐसे नीचे यहाँ पे भी आई जे इक्वल नहीं है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पे आई और जे इक्वल है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें ए मैट्रिक्स पता लग गई। अब ए मैट्रिक्स पता लग गई, इसका स्क्वायर निकालना है तो वो तो आसान है, दोनों को इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो खुद से ही, है ना, इसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो भाई। मल्टीप्लिकेशन तो आती ही होगी, क्या आ जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 0 + 1, ये 0 + 0, ये 0 + 0, 1 + 0, तो ये आ गया 1 0 0 1, यानी आई आ गया, है ना, हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कैसी मैट्रिक्स है, क्या आइडेंटिटी है? नहीं है, अभी तो बताया था आइडेंटिटी में डायगोनल 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं, है ना, पर यहाँ तो 2 है और यहाँ 0 है। गलत भैया, आइडेंटिटी तो नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो इसी के इक्वल आएगा, करके देख लो आप। देखो आप इसका ट्रांसपोज करोगे, आता है भाई ट्रांसपोज करना। इस मैट्रिक्स का मान लो इसका नाम ए है भैया, इसका नाम है ए, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ऐसे ही करेंगे ना, 1 0 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 0 2 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो अपने को दिख रहा है सेम ही आ रहा है ना। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कहते, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, आपको पता है जब ट्रांसपोज और मैट्रिक्स इक्वल हो तो वो होती है सिमेट्रिक, है ना, और जब ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल हो तो होती है स्क्यू सिमेट्रिक। और हमें दिख रहा है ट्रांसपोज और ए बराबर है तो सिमेट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो इसमें भी पहचानना है, तो डायगोनल तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बताया था ना डायगोनल में यहाँ पे छोड़ के बाकी सब 0 होते हैं। ये कहाँ है 0?
डायगनल को छोड़ के बाकी सब ज़ीरो होना चाहिए, तो डायगनल तो नहीं है। स्केलर भी नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें डायगनल में कुछ भी हो, बाकी सब ज़ीरो हो। पहली बात तो ये जो है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ज़ीरो होना चाहिए और डायगनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए था इधर भी और इधर भी, जो कि नहीं है, तो स्केलर भी नहीं है। अब या तो सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। आप ट्रांसपोज निकाल के भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैंने एक तरीका और बताया था अभी आपको। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो बहुत सिंपल है ना, देखो डायगनल अगर ज़ीरो है, स्क्यू सिमेट्रिक का डायगनल हमेशा ज़ीरो होता है, पहली बात। उसके बाद डायगनल के ऊपर का ये जो ट्रायंगल है और डायगनल के नीचे का जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। देखो -5 का -5, 8 का -8, 12 का -12, ये एक दूसरे के नेगेटिव है ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बात ख़त्म। आप चाहो तो ट्रांसपोज निकाल के देख लेना, एक दूसरे के नेगेटिव आएंगे। ये जो मैट्रिक्स है ए, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे आपको -1 के इक्वल दिख जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m×n। एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमें निकालना है, हमें नहीं पता। तो मान लेते हैं इसका ऑर्डर x×y है, ठीक है। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में लिखा है AB' और B' दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। AB' भी एग्जिस्ट कर रहा है और B' भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अगर B का ऑर्डर x×y है तो B' यानी B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा भाइयों, y×x। पता है ना, जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम बदल जाते हैं। तो B' का ऑर्डर ये हो गया। अब A का ऑर्डर क्या था भाई, A का ऑर्डर था m×n। B का ऑर्डर क्या था, B' लिखा है ना, ये B' का ऑर्डर क्या है, y×x। अब ये कह रहा है ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हो, यानी n और y इक्वल होंगे, हमें पता लग गया। ठीक है, अब ऐसे ही B' भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो B' का ऑर्डर क्या था, B' का ऑर्डर था y×x, है ना, ये लिखा। A का ऑर्डर क्या है, m×n। अब वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हो, यानी x किसके इक्वल हो गया, m के। हो गया, x भी पता लग गया, y भी पता लग गया। तो b का ऑर्डर क्या था, x×y, यही था ना b का ऑर्डर, x×y। m×n हो गया, ख़त्म। m×n कहाँ है भाई, d। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, कह रहा है a और b दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। हमें बताना है कि ये जो रिज़ल्ट आएगा AB' - BA', ये जो एक नई मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, नल सिमेट्रिक या यूनिट, क्या होगी, देख लेते हैं। देखो नल और यूनिट तो ऐसे आसानी से पता नहीं लग पाएगी, करते करते दिखेगा तो कुछ दिख गया। स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक पता लग जाती है, कैसे, ट्रांसपोज निकाल लो इसका। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, AB' - BA', इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, और जब भी आपको पता होगा कि भैया दो मैट्रिक्स अगर ऐसे माइनस हो रही है और होल ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज चुपचाप अंदर आ जाता है ना, कि दो मैट्रिक्स को माइनस करके ट्रांसपोज कर रहे हो तो चाहो तो पहले ट्रांसपोज कर लो फिर माइनस कर लो। कहने का मतलब ये ट्रांसपोज चुपचाप दोनों के पास आ जाएगा अंदर, है ना। तो ये ट्रांसपोज भी अंदर अंदर आ जाएगा दोनों के पास, इसके पास भी। तो ये कैसे हो जाएगा, AB' का ट्रांसपोज माइनस इसका ट्रांसपोज, सिंपल। ठीक है, अब एक बात और, एक प्रॉपर्टी और है भैया कि कभी AB होल ट्रांसपोज लिखा हो तो इसको लिखते हैं B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, अगर आपने गलती से इसको ऐसे लिख दिया A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज तो अपराध हो जाएगा भैया, अपराध। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है कि अगर प्रोडक्ट है और ट्रांसपोज लगा है तो ट्रांसपोज अंदर तो आ जाएगा पर इनका ऑर्डर पलट जाएगा। ठीक है, आगे पीछे हो जाएंगे ये। तो जैसे ये वाला ट्रांसपोज जो है ये अंदर तो आ जाएगा दोनों के पास, पर ये दोनों का ऑर्डर पलट जाएगा। तो पहले ये लिखा जाएगा,
यानी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और फिर इसका ट्रांसपोज यानी ए ट्रांसपोज। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा और ऑर्डर पलट जाएगा, है ना। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब आपको पता होगा ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वापस बी आ जाएगा, है ना। इसका भी करेंगे ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज फिर से ट्रांसपोज, तो ए ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो सिंपल मैथ्स है, और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो दिख गया भाइयों, ये देखो ये ट्रांसपोज और ये सेम है ना, देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है ना, तो इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, शायद आपको आता भी होगा, पर एक ज्ञान की बात बता रहा हूँ, पहले ध्यान से सुन लो। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, ठीक है, पहले एक ज्ञान की बात सुनेंगे। भैया आपने अलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, अलजेब्रा में आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, ये सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, पर ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस में हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती, कभी हो भी सकती है कभी नहीं। अगर आपको कोई कहे एप्लीकेबल नहीं है तो गलत बात है, कोई कहे है तो भी गलत बात है। कभी कभी एप्लीकेबल होती है, कभी नहीं होती। कब होती है ध्यान से सुनेंगे। हमेशा क्यों नहीं होती देखो पहले ज़रा। भैया a प्लस बी होल स्क्वायर, मान लो a और b दो मैट्रिक्स हैं। आपको पता है मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं ना आपस में। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ब्रैकेट्स खोल दो, जैसे बचपन में सिंपल कैलकुलेशन करते थे। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब आपको पता है ना, आपने प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो ज़रूरी थोड़ी है ए बी और बी ए बराबर होते हैं। पढ़ा है कि नहीं भैया। क्या ए बी और बी ए हमेशा बराबर होते हैं मैट्रिक्स में? नहीं भैया नहीं। ए बी और बी ए जो हैं वो ज़रूरी नहीं है बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं ना। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ए बी और बी ए बराबर है, तभी तो मैं इनको ऐड करके 2ab लिख सकता हूँ। अगर मुझे पता हो, क्वेश्चन में बोला हो ए बी और बी ए बराबर है, तो मैं इसको ए बी लिखूँगा और ये ऐड होके क्या बन जाएगा 2ab। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये कैसे ऐड हो जाएंगे, इसको 2ab थोड़ी लिख सकता हूँ, ना ही 2ba लिख सकता हूँ। तो जब तक गिवन ना हो ए बी और बी ए इक्वल हो, और ए बी और बी ए अगर इक्वल हैं तो वो एक दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकता है कि ए एंड बी कम्यूट। ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब इन पे कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल है। ठीक है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बात एक ही है। अगर ये लिखा है तो आइडेंटिटी लगा सकते हो, अगर ये नहीं लिखा है तो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, सिंपल। ठीक है, कोई भी हो, चाहे वो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो चाहे वो क्यूब वाली हो, ये गिवन है, आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, वरना नहीं। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है भाई, ये सॉल्व करना है ना। अब ये सॉल्व करने के लिए या तो मैं इनको 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, 3 बारी a माइनस आई को मल्टीप्लाई करूँ, तो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, टाइम ख़राब होगा बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे इसको भी 3 बार करूँगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, ऐसा क्यों। यहाँ पे ये जो दो मैट्रिक्स है ना a और b, ये एक a है और एक i है ना। तो आपको पता होगा a इंटू आई और i इंटू ए एक ही बात होती है। a को i से मल्टीप्लाई करोगे या i को a से करोगे, आएगा तो a ही ना। तो यानी हमें इन शॉर्ट पता लग गया कि भैया ये कॉम्यूटेटिव है दोनों, a और i क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो अब हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं, अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक a माइनस बी होल क्यूब, एक a प्लस बी होल क्यूब, दोनों आपको पता होनी चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, a माइनस बी होल क्यूब प्लस a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या आ जाएगा, देखो बी क्यूब तो कट ही गया, ये भी कट गया, है ना। सिंपल क्या आ गया, ये आ गया 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर।
ये आ गया ना, तो सीधा यही लगाऊंगा अब यहाँ पे, और क्या टाइम क्यों ख़राब करूँगा अपना। एक चीज़ और है, ए स्क्वायर देखो आपको आई गिवन है, ए स्क्वायर क्या है, आई गिवन है। अब अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या पता चला इससे आपको कि ए क्यूब जो है वो ए के इक्वल हो गया है ना, ए क्यूब ए के इक्वल है और ए स्क्वायर आई के इक्वल है। इसको यूज़ करेंगे हम लोग। तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये रही आइडेंटिटी, क्या लिखना है, 2a क्यूब, क्या लिखना है 2a क्यूब प्लस 6a इंटू बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे आई, ठीक है, और ये -7a जो है वो तो एज इट इज़ लिखना ही पड़ेगा। अब a क्यूब किसके इक्वल है, a के लिख दो। आई स्क्वायर आपको पता है ये आई तो होगा, 1 की तरह ही तो चलता है ये, और फिर a को i से करूँगा तो a ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6a और ये -7a, ठीक है। तो 2a और 6a हो गया 8a, 8a -7a, a आ गया भाइयों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है भाई, कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है। अब सिंगुलर लिखा हो या फिर नॉन इन्वर्टिबल लिखा हो, एक ही बात है भाई, नहीं पता तो याद कर लो भाई मित्रों। नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं निकल सकता उसे नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं या सिंगुलर कहते हैं। तो इन्वर्स नहीं निकल सकता मतलब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है ना, पीछे भी बताया था अभी। तो 3 - 2x x + 1 2 4, डिटर्मिनेंट ज़ीरो, सॉल्व कर दो, ख़त्म। तो 12 - 8x - 2x - 2, ये आ गया 10 = 10x, x आ गया 1 एंड क्वेश्चन इज डन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को या तो आप पूरा बड़े तरीके से करो कि a और b को ऐड करो फिर उसका स्क्वायर निकालो, है ना, और फिर a का स्क्वायर निकालो b का स्क्वायर निकालो, उसे ऐड करो, दोनों को इक्वल रख के इक्वेट करो, या तो आप वैसे कर लो। या छोटा तरीका क्या है, स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि भैया ये जब इसके इक्वल है तो इससे क्या पता चला भाई, a + b होल स्क्वायर जो है इसको आप लोग लिख सकते हो ना a + b × a + b, के नहीं लिख सकते, और ये इक्वल है a² + b² के। अब आप ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ab ba b², यही आएगा, है ना, और ये तो कट गए, a² से a² कट गया, b² से b², तो क्या पता चल गया कि ए बी जो है वो -ba के इक्वल है। तो अब आप यहाँ से सॉल्व कर लो ना क्वेश्चन, ए बी को -ba के इक्वल रख दो, हो जाएगा। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ये है b = नेगेटिव ऑफ दिस, b क्या है a1 b -1, a है 1 -1 2 -1, कर लो भैया सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लो इनको, क्या आ जाएगा देखो, a - b, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना, ये 2a - b और ये 2 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे तो ये आ जाएगा a + 2 और इसको इससे करेंगे तो -a - 1 और ये हो जाएगा b -2, ये -b + 1, ठीक है। अब आप दोनों साइड कंपेयर करोगे, देखो ये माइनस को अंदर ही डाल देता हूँ मैं, काम करता हूँ, तो ये आ जाएगा भाई a - b 2, 2a - b 3 = a + 2, नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव ऑफ a + 2 हो जाएगा, तो -a - 2, ये a + 1, ये 2 - b हो जाएगा और ये हो जाएगा b - 1, ठीक है ना। इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे, देखो b - 1 को 3 के इक्वल रखूँगा तो b कितना मिल गया अपने को 4, इसको 2 के इक्वल रखूँगा तो a मिल गया 1। अब बच्चे क्या करते हैं, फटाफट से आंसर देखा b4 a1 मार्क करते हैं, कहानी ख़त्म, हो गया भाई क्वेश्चन। अरे मेरे भाई थोड़ी सी ठंड रख लेना, थोड़ी सी ठंड। कई बार क्या होता है कि ये जो ए बी आ गए, जब ये यहाँ पुट करोगे तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं आएंगे, जैसे ए बी को 4 और ए को 1 रखो यहाँ पे,
आप यहाँ पे ए को 1 बी को 4 रखोगे तो -3 आ रहा है। इधर से भी -3 आ रहा है क्या? ए को 1 रखेंगे तो आ रहा है, सही है। ऐसे यहाँ भी रख के देखो, ए को 1 रखा, बी को 4 रखा, -2 आ रहा है। यहाँ पे बी को 4 रखा, -2। ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ना, ये रखने के बाद चारों एलिमेंट, चारों मतलब पूरी की पूरी मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए। कई बार नहीं होती। भाई आपने यहाँ से निकाला ए और यहाँ से निकाला बी, क्या पता जो आपने ए और बी निकाले हैं वो इन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई ना कर रहे हो। ऐसे केस में हम कहेंगे ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं है, फिर हम नन ऑफ दीज मार्क करते हैं। ऐसा भी हो जाता है पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, कह रहा है ए क्या है? एक 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए आपको 6 गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट है, ये फाइंड करना है। तो ये तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी है भैया, नहीं पता तो लिख लो, नोट्स बना लो बढ़िया से, कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है, ठीक है। उल्टा भी कह सकते हो आप कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो भी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। याद कर लो भैया, काम की बात है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए कितना है? 6 लिखो। आए तो आपको पता ही है 1001, आ गया आंसर 6006। ख़त्म भाइयों। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, है ना। लव यू ऑल, टेक केयर। पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।